50 करोड़ के फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, तो जरा बताइए उसकी खासियत। हमने तो आज तक देखा नहीं कि 50 करोड़ का फॉर्च्यूनर आता है। वो विधायक जी वाला टेक्नोलॉजी है। टायर में जो है यूरिया भरवा लिया है, हम यूरिया भरवा लिया है टायर में, इसीलिए महंगा हो गया। क्योंकि यूरिया का कारोबार जो है विधायक जी का करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे होता है उनका। मनीष कश्यप जो है 50 करोड़ के फॉर्च्यूनर से घूमता है, नहीं तो केस खुलवा देता तो तुम्हारी क्या स्थिति होती। 14 गो केस में चार्जशीटेड हो, मैंने गवाही नहीं दिलवाया, अब तुम्हारा केस खुलवाऊंगा, सिर्फ नॉमिनेशन भर दो उसके बाद से। जरा सोचिए, इस प्रकार का धमकी जो है, मैं लिखूंगा लेटर एक टोयोटा को कि डियर टोयोटा, आप बताइए कि जो है भारत में फॉर्च्यूनर का दाम कितना है। 12,000 ट्रेन को जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में डाइवर्ट कर रहे हैं ये लोग। 12,000 ट्रेन को पूरे देश में 13,500 पैसेंजर ट्रेन चलाया जाता है, जो सुपर फास्ट भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। जाइए घर पे, वोट दे दीजिएगा और फिर ट्रेन पकड़ के आके काम करना शुरू कर दीजिए। ये मकसद है। मुझे तो जेपी नड्डा जी ज्वाइन कराए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। संजय मयूख जी थे वहां पे, मनोज तिवारी जी थे। अब क्या वहां पे जो है मतलब कि सबूत के तौर पे जो है हर चीज को रिकॉर्ड करके जो है वहां पे लाना जरूरी है। 17 लाख बोल रहा है, कोई 10 लाख बोल रहा है, कोई 5 लाख बोल रहा है। आप जो है 2.5 लाख लोगों का जो है आधार कार्ड और नाम नंबर सार्वजनिक कर दीजिए कि हम 2.5 लाख युवाओं को, बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी दिए। सिर्फ 2.5 लाख का सार्वजनिक कर दीजिए। उतना भी सार्वजनिक आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के खिलाफ नहीं, इस चीज को समझिए। भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी मैं एक लेटर लिखने वाला हूं कि किस विधायक को यह अधिकार है कि वो एक आदमी को धमकी दे कि तुम्हारा ये करूंगा, वो करूंगा, जेल में डालवा दूंगा तुमको, तुम पहले हमारे साथ थे तो ठीक थे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इन दिनों बिहार की राजनीति में अलग अलग मुद्दों की चर्चा तो हो ही रही, लेकिन चर्चा हो रही है 50 करोड़ के फॉर्च्यूनर की। अद्भुत फॉर्च्यूनर आ गया है बिहार में और दावा यह किया जा रहा है कि उसकी कीमत मार्केट में 50 करोड़ रुपए। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी के एक विधायक ने किया है। और वो विधायक उस जगह से हैं जहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो 50 करोड़ के फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, तो जरा बताइए उसकी खासियत। हमने तो आज तक देखा नहीं कि 50 करोड़ का फॉर्च्यूनर आता है। क्या लगवा दिया ऐसा उसमें आपने? देखिए, एक विधायक है, नाम है उमाकांत सिंह जी, और वो चनपटिया के विधायक हैं। और वही कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है 50 करोड़ के फॉर्च्यूनर से घूमता है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बकस दिया, नहीं तो केस खुलवा देता तो तुम्हारी क्या स्थिति होती। 14 गो केस में चार्जशीटेड हो, मैंने गवाही नहीं दिलवाया, अब तुम्हारा केस खुलवाऊंगा, सिर्फ नॉमिनेशन भर दो उसके बाद से। जरा सोचिए, इस प्रकार का धमकी जो है लोकतंत्र में, जो है लोकतांत्रिक देश भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा जो है दिया जा रहा है। यानी साफ साफ उस वीडियो में कहा जा रहा है कि आप अगर उनके साथ हैं तो सारा कोर्ट कचहरी केस मुकदमा सारा माफ है, और अगर आप उनके खिलाफ हैं तो आपके सारे केस को जो है खुलवा दिया जाएगा और आपको फिर से जेल में डलवाया जाएगा, और 50 करोड़ के फॉर्च्यूनर का आरोप लगा के। अब मैं टोयोटा से भी जवाब मांगने वाला हूं। मैं लिखूंगा लेटर एक टोयोटा को कि डियर टोयोटा, आप बताइए कि जो है भारत में फॉर्च्यूनर का दाम कितना है। और मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी मैं एक लेटर लिखने वाला हूं कि किस विधायक को यह अधिकार है कि वो एक आदमी को धमकी दे कि तुम्हारा ये करूंगा, वो करूंगा, जेल में डालवा दूंगा तुमको, तुम पहले हमारे साथ थे तो ठीक थे, अब जो है छोड़ दिए तो तुमको जेल में डालवा दूंगा। ये सारी चीजें जो है बिहार में अभी झेलना पड़ रहा है। और 50 करोड़ का फॉर्च्यूनर तो सही में जो है पता नहीं कहां से प्रकट हो गया है। आप भी तो बीजेपी की तारीफ करते थे ना जब बीजेपी में थे। देखिए, अच्छे नेताओं की तारीफ की जानी चाहिए, और नितिन गडकरी का आज भी मैं तारीफ करता हूं, आज भी तारीफ करता हूं। और जब आप किसी स्कूल में जाते हैं, जाने के बाद पता चलता है कि उसमें पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी डॉक्टर से मिलते हैं, इलाज करवाने के बाद पता चलता है कि अच्छा इलाज है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दूर से जितना अच्छा दिखता है ना, अंदर से उतना अच्छा है नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि बहुत अच्छी पार्टी है,
लोकतांत्रिक पार्टी है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हरियाणा में जो है एक प्रकरण हुआ है, उसमें कितने सारे यूट्यूबरों पे जो है किस तरीके से जो है एफआईआर किया गया बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये नेताजी जो हैं विधायक है चनपटिया के, और ये धमकी क्यों दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि जेल में डलवा देंगे। तो एक बात बताइए, जब आप बीजेपी के हेलीकॉप्टर से घूमते थे तब आपने तो ये सवाल उठाया नहीं कि बीजेपी अंदर से खराब है? जब बीजेपी के हेलीकॉप्टर से घूमता था और बीजेपी के प्राइवेट चार्टर प्लेन से घूमता था, उस समय भी बिहार के अस्पतालों के लिए मैं वीडियो बनाता था और आवाज उठाता था। मेरे यूट्यूब पे वो सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है और डेट के हिसाब से पड़ा हुआ है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्राइवेट चार्टर प्लेन से घूमता था, उस समय में बिहार बाढ़ पे जो है प्रोजेक्ट बना के, और उस समय के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री को जो है मैंने रिपोर्ट सबमिट किया था कि हमारे बिहार में जो है बाढ़ आ रहा है, उस पर जो है कंट्रोल कीजिए। आप किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का गुलाम मत बनिए, आप उस पार्टी का समर्थन कीजिए, आप उस पार्टी के विचारों को जो है आगे पहुंचाइए, लेकिन साथ ही साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने लोगों को मत भूल जाइए। मान लीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मुझे क्या जरूरत था पीएमसीएच में जाके जो है लोगों का इलाज कराने का, मुझे क्या जरूरत था जो है जीएमसीएच अस्पताल जो बेतिया में उसके खिलाफ वीडियो बनाने का, मुझे क्या जरूरत था आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का पुल गिरा उस पे जो है बात करने का, मुझे क्या जरूरत था बिहार बाढ़ पे जो है पूरा प्रोजेक्ट ले जाके जो है जिस पार्टी में उसी पार्टी के नेता को मिनिस्टर को जो है जाके सबमिट करो। आप किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन आप अपने राज्य के लिए और आप अपने देश के लिए जो है सही बातों को कीजिए। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जो 240 सीटें आई, मैं सुदर्शन न्यूज चैनल पे बैठा हुआ था और उस समय मुझसे पूछा गया कि आखिर जो है इतनी सीटें कम क्यों आई। तो भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता थे और मैं भी उस समय बीजेपी में था। मैंने डायरेक्ट बोला कि अग्निवीर योजना के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें कम आई। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस समय बोला कि मनीष जी को अभी प्रोटोकॉल का जो है ज्ञान नहीं है। मैं उस प्रकार के प्रोटोकॉल का ज्ञान लेना भी नहीं चाहता हूं जहां पे हमारी आजादी छिन जाए। मैंने वहां पे सच बोला था और एकदम जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो, और मैं चाहता हूं कि देश के किसी भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन बात आए अपने राज्य की, अपने देश। इसलिए बोल रहे हैं ना कि आपको बीजेपी ने लड़ने के लिए ऑफर नहीं किया कि आपको चुनाव लड़वाएगी पार्टी या नहीं लड़वाएगी, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि तुमको राज्यसभा या एमएलसी बना देंगे। ये तो मीडिया में है सारी चीजें। मनोज तिवारी जी ने कहा था, यूट्यूब पे वीडियो है कि मनोज तिवारी पार्टी नहीं हो सकते ना। मुझे तो जेपी नड्डा जी ज्वाइन कराए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। संजय मयूख जी थे वहां पे, मनोज तिवारी जी थे। अब क्या वहां पे जो है मतलब कि सबूत के तौर पे जो है हर चीज को रिकॉर्ड करके जो है वहां पे लाना जरूरी है? अब उन लोगों के बात पे भरोसा नहीं, वो अलग चीज है। देखिए, आप पीएमसीएच प्रकरण के बाद बीजेपी के खिलाफ ऐसे हो गए हैं कि आपने, अब हम ये सुन रहे हैं कि आपने ये ठान लिया है कि मंगल पांडे के खिलाफ। देखिए, बीजेपी के खिलाफ नहीं, इस चीज को समझिए। अगर आपके आंखों के सामने आपके राज्य के लोग जो है आपके यहाँ के सरकारी अस्पतालों में मर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आवाज उठाइए। मैं अगर चुप रहने वाला व्यक्ति होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद जो है पीएमसीएच और ऐसे अस्पतालों में जाता ही नहीं और लोगों के लिए आवाज उठाता ही नहीं। मैं जब वहां पे गया और मैंने देखा कि हम लोगों के साथ जब जो है वहां पे दुर्व्यवहार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता एक शब्द नहीं बोल रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को पता है कि अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को खामोशी पसंद है। इसलिए जो है मैंने उन लोगों को छोड़ दिया। इसलिए, और जैसा कि आप बोल रहे हैं मंगल पांडे जी, ये मेरा घमंड नहीं है। लड़ाई में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मंगल पांडे चुनाव नहीं लड़ते हैं, मुझे पता है। वो जो है वो डायरेक्ट जो है नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं। नॉमिनेटेड या सेलेक्टेड क्या बोला जाता है उसको, वो सेलेक्टेड नहीं होते, नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड कैंडिडेट बनते हैं, क्या एमएलसी बनते हैं, वो एमएलसी बनते हैं। अगर वो चुनाव लड़ेंगे बिहार के किसी भी कोने से, रिजल्ट चाहे जो भी हो, मनीष कश्यप मंगल पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। लेकिन वो मुझे पहले बता देंगे, तो ऐसा नहीं है कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन गए और चुपके से जो है नॉमिनेशन कर दिए और उसके बाद से मेरे पास समय नहीं बचा कागज पत्र तैयारी करने का। तो आप एक बात बताइए, मंगल पांडे आपको क्यों बताएंगे? मंगल पांडे ये बात क्यों बताएंगे कि वो किस जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? ये तो आपका अपना व्यक्तिगत फैसला है ना। व्यक्तिगत कैसे फैसला है? मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं
और वो स्वास्थ्य मंत्री जिसके बारे में नीति आयोग कह रहा है कि पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का है, और वो आदमी 2-2 बार 3-3 बार स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और वो उनके रीजन में जो है अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि उन्हीं के गठबंधन के विधायक के साथ जो है अस्पताल में मारपीट होता है। ठीक है, ना डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हुआ और ना ही विधायक के ऊपर कार्रवाई। एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने तो बिहार अच्छा, बिहार आपने नहीं, एक और सवाल का जवाब ले लीजिए। आपने बोला कि वो क्यों बताएंगे, मोदी जी क्यों बताया कि बनारस में आ रहे हैं हम चुनाव लड़ने? अरे कोई नेता होगा वो 10 दिन 15 दिन पहले बताएगा ना कि भाई फलाना सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन जाके जो है चुपके से जो है वो जाके नॉमिनेशन कर देगा। वो कहीं ना कहीं किसी सीट से चुनाव लड़े और बोले कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ने वाला हूं, आचार संहिता लागू होने के। बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, बीजेपी में बाकायदा लिस्ट अनाउंस की जाती है, बताया जाता है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है, और आखिरी दिन कभी भी लिस्ट अनाउंस नहीं की जाती है। अरे बहुत सारे जगहों पे अनुपम जी बहुत सारे जगहों पे 24 घंटे पहले लिस्ट अनाउंसमेंट किया है बीजेपी वालों ने, आपको भी पता है, बहुत सारे जगहों पे जो है 24 घंटे पहले सीट जो है। आप कुछ एग्जांपल अगर आपके पास हो तो बताइए। पवन सिंह को तो जो है टिकट देके जो है फिर से उनसे जो है वो तो नाम अनाउंस किया गया बहुत सारे जगहों पे, वो लास्ट मोमेंट पे जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे जगहों पे जो है अनाउंसमेंट करती है, एकदम लास्ट मोमेंट पे इंटरनेट पे जो है खंगाल के जो है आप लिस्ट निकाल लीजिए, देखिए। अच्छा ठीक है, अभी चनपटिया के विधायक जो हैं, मैं देख रहा हूं, मेरे पास उनका वीडियो है, उमाकांत सिंह जी हैं, उनका वीडियो मैं अभी अचानक देख रहा था, बड़ा इन दिनों चर्चा में है ये। वो आपको कह रहे हैं कि आपके ऊपर 14 मामले हैं, 14 केस में चार्जशीटेड हैं, वो सारी फाइलें खुलवाएंगे, ये आपसे आजकल नाराज चल रहे हैं। तो ये जज थोड़ी है, आप चनपटिया से लड़ने की तैयारी कर? ये जज है कि ये मेरा फाइल खुलवाएंगे, और इनके इशारे पे अगर मेरा फाइल खुल रहा है तो जरा सोचिए कि लोकतांत्रिक देश भारत में हो क्या रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चाहेंगे तब जिसका चाहेंगे उसका फाइल खुलवा के जो है बेवजह उसको जेल में ठूस देंगे। कहने का मतलब इनका यही है ना, साफ साफ इन्होंने वीडियो में बोला है कि 14 को केस में चार्जशीटेड है, समय आने दो तुम्हारा सारा फाइल खुलवाएंगे। ये तो धमकी हुआ ना, और इस प्रकार के धमकी से हम तो नहीं डर रहे हैं, लेकिन देश में बहुत सारे ऐसे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं वो तो सब डर जाएंगे। अच्छा, मोदी सरकार में कुछ अच्छा हो रहा है? एकदम बिल्कुल। अभी जैसे आप पलायन पे बहुत बात करते हैं, कल मोदी जी बिहार गए, गया में उन्होंने कहा कि पलायन के मुद्दे पर उन्होंने बात की। अभी 12,000 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया रेल मंत्रालय की तरफ से, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। छठ पर लोग जाते थे, पहले देखिए कितनी धक्का मुक्की होती थी, अब उसके लिए व्यवस्था कर दी। तो ये सब आप अच्छा काम मानते हैं कि नहीं? हाँ, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय जो है कितना ट्रेन बिहार के लिए स्पेशल चलाया गया था। 2020 में भी चुनाव हुआ था, उस समय कितना स्पेशल ट्रेन चलाया गया था। 2019 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय कितना स्पेशल ट्रेन चलाया गया था। 2025 में क्यों स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है? क्योंकि उन्हें पता है जनसुराज नाम की एक नई पार्टी है, भीड़ भड़ाका में लोग जाएंगे, मुद्दा बनेगा बिहार में, पलायन का मुद्दा जो है चरम सीमा पे है। 12,000 ट्रेन चलाने की बात कही गई है। अनुपम जी, आप पढ़े लिखे और अच्छे पत्रकार हैं, पूरे देश में 13,500 ट्रेन जो है चलाया जाता है रेलवे के द्वारा। 12,000 ट्रेन को जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में डाइवर्ट कर रहे हैं ये लोग। 12,000 ट्रेन को पूरे देश में 13,500 पैसेंजर ट्रेन चलाया जाता है, जो सुपर फास्ट भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, या वंदे भारत, अमृत भारत, जो भी है 13,500, उसमें से 12,000 बिहार के लिए ही चलाने की बात कही जा रही है। जरा सोचिए, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमेशा के लिए थोड़ी ना वो एक महीने के दरमियान, एक महीने के पर्व के दौरान ही चलेगा ना, 1 महीने के दरमियान नहीं चलेगा। वो पर्व से जो है 5 दिन पहले से चलना शुरू होगा, और पर्व के जो है 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद तक चलेगा, यानी 15 दिन के अंदर अंदर चलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो है ट्रेन पकड़िए, जाइए घर पे, वोट दे दीजिएगा, और फिर ट्रेन पकड़ के आके काम करना शुरू कर दीजिए। यह मकसद है, यही मकसद है। उसके अलावा क्या गुजरात में चुनाव होता है, उसके लिए स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जाती है? महाराष्ट्र में चुनाव होता है, स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जाती है? ये हमारे लिए गर्व का विषय हो सकता है? नहीं, ये हमारे लिए शर्म का विषय होना चाहिए। आप ही की बात पकड़ता हूं, अगर मान लीजिए सरकार तो कह रही है कि वो फेस्टिवल के लिए चला रही है, स्पेशल ट्रेनें चला रही है, अगर मान लीजिए कि
उसके ट्रेन चलाने से कोई आदमी जाकर जो दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा कहीं रहता है, वो जाकर बिहार में वोट दे दे, तो इसमें गलत क्या है? तो परमानेंट व्यवस्था करे ना, कि क्यों सिर्फ 5 साल में जो है 12,000 ट्रेन का घोषणा कर दीजिएगा और 5 साल बाद जो है हम वोट देने के लिए मशीन बने हैं कि हर 5 साल में जो है ट्रेन का 12,000 ट्रेन चलवाएंगे मोदी जी और 5 साल बाद जो है जाके लोग जो है वोट देगा। आज परमानेंट व्यवस्था कीजिए। होली के समय में कितना तकलीफ होता है हम लोगों को, दशहरा के समय में तो कितना तकलीफ होता है, दीपावली के समय में कितना तकलीफ होता है, छठ के समय में कितना तकलीफ होता है, फिर सिर्फ और सिर्फ चुनाव आपको याद आएगा। यानी कहने का मतलब है कि बिहार के मजदूरों को जो है आप लोग जो है चुनाव का जो है मशीन समझ लिए हैं कि चुनाव के समय में बुलाएंगे और वोट दिलवाएंगे और उसके बाद से फिर भेज देंगे। अब जो है 12,000 ट्रेनों के जगह पे जो है 12,000 फैक्ट्री बना दीजिए बिहार में। गुजरात में है ना 30,000 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, 1.5 लाख छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और 7.5 लाख कंपनियां हैं गुजरात में। 7.5 लाख कंपनियां हैं गुजरात में, 7,500 बिहार में बना दीजिए। गमछा हिला रहे थे ना मोदी जी, गमछा हिला रहे थे, अभी आए थे बिहार में, अच्छी बात है। गमछा के लिए कुछ कर भी दीजिए। आपका गमछा तो साफ होता है, लेकिन बिहार के मजदूरों का गमछा जो है पसीना पोंछ पोंछ के कितना मैला हो गया, यह एहसास है किसी को? कल मोदी जी ने गया में कहा कि पलायन रोकने के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? प्राइवेट संस्थाओं से बात की है, हम वहां उनको पैसे देंगे 13,000 14,000 रुपए। अच्छा, चलिए ठीक है, कम से कम पलायन सब तो मोदी जी के मुंह से निकला ना, इस बार निकला ना, ये अच्छी बात है। पलायन रुकना चाहिए, चाहे कोई भी रोके, अच्छी बात है, रुकना चाहिए। और अगर आज पलायन सबसे बड़ी समस्या है बिहार में, तो उसके लिए मनीष कश्यप दोषी नहीं है, उसके लिए आप दोषी नहीं है। जो पिछले 35 साल से सत्ता में रहे हैं वो लोग दोषी हैं। और उनके मुंह से पलायन रोकने की बात अगर निकलना शुरू हो गई तो समझिए कि बिहार में पॉजिटिव चीजों पे राजनीति हो रही है और होनी चाहिए। और इसके लिए जो है जनसुराज ने मजबूर कर दिया है कि आप जो है बिहार के विकास पे चर्चा करेंगे, और हो रहा है बिहार के विकास पे चर्चा, ये अच्छी बात है। आप मानते हैं कि बिहार की राजनीति जातियों पर वोट करती है? बिहार के लोग जातियों पर बहुत वोट करते हैं। हर जगह की राजनीति जो है, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। प्रशांत किशोर की जाति को लेकर अभी बड़ा विवाद है कि उन्होंने अपना नाम छिपाया, सरनेम छिपाया, वो किसी एक जाति के हो नहीं पाए। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी अपरिपक्व लीडर हैं, उनको अभी बिहार की राजनीति की भी समझ नहीं है। आपने देखा तेजस्वी राहुल घूम रहे हैं वोट अधिकार यात्रा लेकर, उसमें प्रशांत किशोर का 1-2 जगहों पर जिक्र भी हुआ है। तो प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेकर उतरे हैं, उनके पास चेहरे नहीं, अभी तक तो 243 चेहरे होंगे या नहीं ये भी फाइनल नहीं है उनके पास। आप तो आप कैसे अपने आप को, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग चेहरा उसे ही मानते हैं जो नेता का बेटा हो या बड़ा बाहुबली हो या बड़ा पैसा वाला हो। आपने चेहरा, मोदी जी किसी नेता के बेटे तो थे नहीं। अमित शाह किस नेता के बेटे? सुनिए, तो आप जब मोदी जी को जो बोल रहे हैं कि किसी नेता का बेटा नहीं है, अमित शाह किसी नेता का बेटा नहीं है, तो प्रशांत किशोर जी को भी यकीन मानिए वो बिहार का चेहरा बन चुके हैं। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकते। मोदी जी पहला ही दिन चेहरा नहीं बने। जब 2001 या 2 में जो उनको भेजा गया, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा के प्रभारी थे, डायरेक्ट भेजा गया, उस समय मोदी जी चेहरा नहीं थे, लेकिन बने ना। आज प्रशांत किशोर जी जो है चेहरा बन रहे हैं बिहार का, और यकीन मानिए उस चेहरे पे जो है बिहार के लोगों को भरोसा होगा। प्रशांत किशोर जी अच्छा काम करेंगे, जनसुराज अच्छा काम करेगी। प्रशांत किशोर के बारे में एक परसेप्शन ये भी बनता है हाँ, कि इस देश आपने बोला अपरिपक्व नेता। हाँ, अपरिपक्व। कैसे बोला? वो नेता जात की बात नहीं करके जो है बिहार के विकास की बात कर रहा है, तो वो अपरिपक्व हो गया। ये मेरे शब्द नहीं क्या अपरिपक्व है। हाँ, ये आप देखिए, आपकी विरोधी पार्टियां, आपके जो वही कह रहे हैं ना, कौन कह रहा है? राहुल तेजस्वी ने, राहुल अगर इतना परिपक्व, राहुल गांधी अगर इतना परिपक्व होते तो आज कांग्रेस को जो है हाशिए पे पहुंचाने में जो है मोदी जी का स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी ही काम करते हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि पूरे देश की राजनीति को अगर चुनाव प्रचार को महंगा बनाया, चुनाव प्रचार को इतना मतलब इस तरह से तोड़फोड़ वाली राजनीति अगर देश में किसी ने फैलाई, तो वो प्रशांत किशोर ने कैसे कह सकते हैं आप 2014 के बाद से आप देखिए ना क्या हो रहा है। 2014 के अच्छा, तो सुनिए, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर जी ने मोदी जी को कहा कि चुनाव में खूब पैसा खर्चा कीजिए, तो मोदी जी ने खर्चा कर दिया। उन्होंने महंगा प्रशांत किशोर जी ने कहा कांग्रेस को कि खर्चा करो पैसा, तो कांग्रेस ने खर्चा कर दिया। और प्रशांत किशोर जी ने तेजस्वी और नीतीश कुमार को कहा कि पैसा खर्चा करो, तो उन्होंने खर्चा कर दिया। तो प्रशांत किशोर के कहने पे
12 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पैसा खर्चा कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो प्रशांत किशोर के कहने पे बिहार के लोग वोट भी दे सकते हैं और प्रशांत किशोर के कहने पे बिहार बदल भी सकता है। अब बिहार के लोगों को शायद समझ नहीं पाए हैं। हाँ, हम बिहारी हैं, हम नहीं समझ पाए। हम भी बिहारी हैं। हाँ, तो हम आप एक बात बताइए कि आप प्रशांत किशोर की मतलब उनकी विचारधारा क्या है, क्या विचारधारा है बिहार का विकास? वो नीतीश कुमार के साथ भी सट गए, वो ममता बनर्जी की विचारधारा पर भी चल रही है, वो बीजेपी की विचारधारा पर भी चल रही है, वो आरजेडी के भी हो गए, वो रेड्डी साहब के भी हो गए, वो चंद्रबाबू साहब के भी हो गए। विचारधारा बताइए ना। सब जयललिता के हो गए मोदी जी जो है ममता दीदी के हो गए, मोदी जी जो है वहां मोदी जी ममता जी क्या ममता दीदी बीजेपी और ममता जी एक गठबंधन में थी कि नहीं? कब? उस समय मोदी जी जो है उस समय बीजेपी में मोदी जी थे कि नहीं थे? मोदी जी जो है पीडीपी का समर्थन कर दिए थे कि नहीं? अरे जम्मू कश्मीर में जिन पार्टी को जो है आतंकवादियों की पार्टी का कहते थे ये लोग, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लिए कि नहीं बना? अभी तो सरकार गिराए, भी तो उसी के साथ सरकार बनाए कि नहीं? नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर दिए, खिड़की खोल दिए। आप बताइए शिवसेना के साथ इन लोगों ने क्या किया? उद्धव ठाकरे के साथ इन लोगों ने क्या किया? शिवसेना भटकी, बनाया तोड़ा। आप खुदे बोल रहे हैं तोड़ दिया गठबंधन। तो ये लोग तोड़े तो ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे जाए तो ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे जाए तो ठीक है। कभी जगन मोहन रेड्डी को जो है पाले में ले लेते हैं, उनकी सरकार जाती है तो वहां पे जो है पवन कल्याण और वर्तमान समय में चंद्रबाबू नायडू उनको पाले में ले लेते हैं। वही चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के नाम पे जो है विरोध करके जो है गठबंधन से अलग हट गए थे। वही नीतीश जी मोदी जी को न्योता देके जो है भोज पे बुला के जो है खाना तक नहीं खिलाए थे, अंगिया बीजे तक नहीं दिए थे, और वो सांप्रदायिक कहते थे और ये मोदी जी कहते थे कि बहुत सारी चीजें उनके साथ हो गए, तो वो ठीक है। और प्रशांत किशोर जी जो है अलग अलग पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी बनाए हैं, तो प्रशांत किशोर जी गलत हो गए? बताइए कैसे कह सकते हैं ये? वो तो स्ट्रेटेजी बनाए हैं ना, उन्होंने तो अभी पार्टी पहली बार बनाया है, जीवन में उन्होंने पार्टी पहली बार बनाया है, तो पार्टी तो बनाया हिसाब से क्या परफॉर्मेंस रहेगा आप लोगों का? वो तो बिहार की जनता डिसाइड करेगी। कुछ एक सीटों में वो देखिए एयर कंडीशन, वो सर्वे सुनिए प्रशांत, एयर कंडीशन कमरा में बैठ के हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। वो जमीनी हकीकत, जमीनी मुद्दा और बिहार के लोग जो चाहेंगे वही होगा, या तो अर्श पे या नहीं तो फर्श पे। तय है, एकदम तय है, और जो भी होगा इतिहास रचा जाएगा, एकदम यकीन मानिए। और बिहार के लोग डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। पहले क्या होता था कि बिहार का चुनाव में जो है कौन सी पार्टियां जीत रही है, वो 2 टन का एसी लगा के एक कमरे में बैठ के जो है डिसाइड किया जाता था कि एग्जिट पोल आ गया, फलाना पोल आ गया, ठिकाना पोल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। नहीं, अब चलिए जमीन पे, जमीनी हकीकत देखिए कि कैसे जो है लालू के समय में जो है रात में डकैत लूटते थे, और नीतीश के समय में जो है वही डकैत जो है दिन में लूट रहे हैं बिहार को और बिहार के लोगों को। पहले जो है डाकू लूटते थे, अब जो है नीतीश कुमार के अधिकारी लूट रहे हैं बिहार के लोगों को। आप मुझे कोई एग्जांपल तो बताइए। अच्छा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पूरे भारत में कौन से राज्य में घूस लगता है? किसी भी राज्य में नहीं लगता, बिहार में लगता है। आपको नहीं पता है? चलिए दिखा देते हैं। अगर दिखा दिए तो जरा सोचिए, जिस राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस लगता हो। आप बताइए, शौचालय जो है मोदी जी दे रहे हैं ना 12,000 रुपया, उसमें जो है कितना घूस लगता है? आप बिहार के लोगों से पूछिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना घूस लगता है, उसमें बिहार के लोगों से पूछिए। अभी जमाबंदी के लिए जो है, दाखिल खारिज के लिए जो है पर कट्ठा पे 5,000 रुपया फिक्स हो गया है। रोड के किनारे जमीन है और जमीन जो है कीमती है तो 20,000 रुपया। आप जाके पता कीजिए। अब बीडीओ सीओ का जो है पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग किस प्रकार से हो रहा है वो जाके पता कीजिए। और मेरे बातों पे भरोसा नहीं है तो जब तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार थी तो बीजेपी के नेता क्या कहते थे, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। और जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है तो तेजस्वी के नेता क्या कर रहे हैं और तेजस्वी क्या कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। इन दोनों ने ही एक्सपोज कर दिया है। जब बीजेपी विपक्ष में था तो ये कहता था हाई टैक्स है, हाउ टैक्स है। अब तेजस्वी विपक्ष में, वो खुद कहते हैं कि हाई टैक्स है, हाउ टैक्स है। ये सारी सच्चाई सामने आई है। वहां के अस्पतालों का कंडीशन देख लीजिए कि अस्पतालों का कंडीशन क्या है। तो आपके हिसाब से आपका मुकाबला या आपके प्रतिद्वंदी कौन है? आप किसको मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं, एनडीए को या इंडिया अलायंस को? देखिए, हम लोग जो है
विकास के मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और जो बिहार का विनाश करना चाहते हैं लोग, वो लोग जो है हमारे प्रतिद्वंदी है। और मुझे लगता है कि एनडीए और इंडी दोनों जो है बिहार का भला नहीं चाहते हैं। अगर भला चाहते हैं तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में जितनी फैक्ट्रियां हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 5% बिहार में खोल दें। और इंडी गठबंधन वाले अगर भला चाहते हैं, 17 लाख नौकरियां दी। कितना? 17 लाख। कौन? तेजस्वी यादव कहते हैं ना। अरे भैया, दौर में कहां से ये सब डेटा लाते हैं लोग? यही ना मैं बोल रहा हूं कि 2 टन के एसी वाला कमरा में बैठ के नहीं डेटा सही हो सकता है। 23 लाख टोटल। सुनिए एक मिनट, पहली बात नहीं, मेरी एक बात जब डिप्टी सीएम बने उन्होंने क्या, कैसे आरजेडी बदल रही, सुनिए ना, मैं उन्होंने कहा कि मेरे पास गुलदस्ता लेकर मत आना, आना होगा तो कॉपी और पेन लेकर आना ताकि ये किसी को दे सके। सुनिए, मैं बता रहा हूं टोटल बिहार में 23 लाख सरकारी नौकरी ही है, उसमें सुविधा उविधा सब जोड़ के तेजस्वी यादव जी 17 महीना में 17 लाख दे दिए। अरे अजीब हाल है महाराज। नीतीश जी जो है प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जो है ना, जो ये शिक्षक वाली बहाली आई ना, उसमें जो है बिहार के लड़कों को कम और बाहर के लड़कों को ज्यादा भर लिए, क्योंकि इनको लगता था कि बाहर के लड़के, यूपी के लड़के आ जाएंगे, उड़ीसा के लड़के आ जाएंगे, झारखंड के लड़के आ जाएंगे, बंगाल के लड़के आ जाएंगे, राजस्थान के लड़के आ जाएंगे, तो हमारा जो है प्रधानमंत्री वाला छवि बनेगा। इसलिए जो है तेजस्वी के साथ मिलकर जो है ये बाहर के लोगों को भर लिए। और उसमें भी कितना वैकेंसी दी गई है। अरे भाई, आपसे कहा जा रहा है कि आप 17 लाख बोल रहे हैं, कोई 10 लाख बोल रहा है, कोई 5 लाख बोल रहा है। आप जो है 2.5 लाख लोगों का जो है आधार कार्ड और नाम नंबर सार्वजनिक कर दीजिए कि हम 2.5 लाख युवाओं को, बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी दिए। सिर्फ 2.5 लाख का सार्वजनिक कर दीजिए। उतना भी सार्वजनिक आप नहीं कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख का दिए तो 17 लाख का दिया। टोटल नौकरी है 23 लाख, टोटल नौकरी है 23 लाख, तो 17 लाख कहां से कोई दे देगा, 10 लाख कहां से दे देगा? ये सब फर्जी मनगढ़ंत जो है कहानियां हैं। और उसमें भी जो है बिहार के बच्चों को जो है बहुत कम मौका मिला। आज जो है जनसुराज ने जब दबाव डाला और बिहार के छात्रों ने जब दबाव डाला, तो कुछ दिन पहले जो है डोमिसाइल नीति लागू हुआ है, 10 दिन पहले डोमिसाइल नीति लागू हुआ है। उस समय लागू हुआ रहता तो कुछ और बिहार के युवाओं को मौका मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप 50 करोड़ के फॉर्च्यूनर पर जो घूम रहे हैं, हम चाहेंगे कि मौका मिले तो हमें भी उस पर ट्रैवल जरूर करवाइएगा। हम भी देखना चाहते हैं कि 50 करोड़ का फॉर्च्यूनर होता कैसा है। अब उसके टायरों में क्या लगाया आपने? वो विधायक जी वाला टेक्नोलॉजी है। वो टायर में जो है यूरिया भरवा लिया है हम। यूरिया जो है ना, यूरिया भरवा लिया है टायर में, इसीलिए महंगा हो गया। चूंकि यूरिया का कारोबार जो है विधायक जी का करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे होता है उनका। हाँ। तो शायद से जो है तो यूरिया वाला प्रॉफिट जो है वो सब, यूरिया में क्या डायमंड पता नहीं उनका यूरिया, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन चनपटिया में जो है यूरिया देवता का पूजा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरिया लोगों को मिल नहीं रहा है। 266 रुपया का यूरिया जो है 500 रुपया में भी बोरी नहीं मिल रहा है। 75% यूरिया जो है हमारे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का यूरिया जो है ना, बॉर्डर के रास्ते जो है शायद से नेपाल चला जा रहा है। इसलिए जो है यहाँ के किसानों को तकलीफ हो रहा है। और जब लोगों ने यूरिया पे जो सवाल करना शुरू किया, तो मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने जो है मनीष कश्यप पे चार्जशीट है, केस खुलवा देंगे, जेल डलवा देंगे, 50 करोड़ के फॉर्च्यूनर में घूमता है, मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो है इन सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। और उसी वीडियो में कह रहे हैं कि आज के पहले मनीष कश्यप को कुछ नहीं बोले थे। अरे जब हम पार्टी में थे तब भी जो है हमको जो है वो पार्टी का नेता नहीं मानते थे। हमको जो है उस समय भी जो है वो उल्टा सीधा बोलते थे। हम कभी भी कुछ नहीं बोले। हम बोलना शुरू कर देंगे तो किसका वीडियो कहां, किस लड़के के साथ कैसे, किस तरीके से वायरल हुआ था, कौन सा शिलापट पे जो है क्या क्या सारी चीजें, हम नहीं बोलना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का विकास होना चाहिए। चनपटिया का जो है चीनी मिल, कुमारबाग का स्टील प्लांट चालू होना चाहिए। हमारे यहाँ सड़कों का कंडीशन सही होना चाहिए। हमारे यहाँ ब्लॉक और अंचल में जो है घूस नहीं लगना चाहिए। अस्पताल का कंडीशन सही होना चाहिए। बड़ा गंभीर विषय उठाया आपके बारे में। आप खुद को चनपटिया का बेटा कहते हैं, लेकिन आप तो बाहर के रहने वाले हैं। नहीं, हमारा घर तो चनपटिया में है। विधायक जी कह रहे थे उस वीडियो में, क्या कह रहे थे? कि चनपटिया का बेटा कहते हैं लेकिन रहते हैं बाहर। अरे भैया, हम भाई हमारा जन्म प्रमाण पत्र जो है वहीं का है भैया। हमारा घर वहीं पे है। अब हम पढ़ने गए हैं बाहर तो जाएंगे नहीं। ऐसे ऐसे लोगों के निकम्मे पंथी के वजह से जो है ना हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अभी कहेंगे उस समय हम विधायक नहीं थे तो कोई ना कोई तो था ना कि वहां पे कॉलेज नहीं बनवाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनवाया, वहां पे कंपनी नहीं खोला, तो बाहर जाना पड़ा।
बाहर जाना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत बिहार को समझने में आसानी भी हुई। वैसे दर्शकों, आपका क्या मानना है? मनीष कश्यप इस बार जब चुनाव मैदान में उतर रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से, तो जनसुराज का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, किस गठबंधन की सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी? जो भी आपकी राय हो और इस इंटरव्यू के बारे में जो भी आप कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।